हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। इसमें एक बच्ची के बारे में बताते हैं कि वो विज़िट करती है अपने फ्रेंड को, सुकांत है जिसका नाम, वो जो धनबाद में रहता है। तो किरी ये देख के बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो जाती है कि वहाँ का जो एरिया है वो ब्लैक ब्लैक सी किसी लेयर से पूरा ढका हुआ होता है। वो पूछती है कि ये डस्टी सी ब्लैक सी लेयर क्या है। तो सुकांत उसे बताता है कि पास में ही कोल माइंस हैं और वहीं से ये उड़ करके आती है। दे आर कैरिंग मिनरल कोल। वो मिनरल कोल लेके आते हैं जो ट्रक्स होते हैं, और उसमें से ये जो ब्लैकिश सा मटेरियल है ये पूरे में बिक जाता है। तो किरी सोचती है कि मिनरल्स क्या होते हैं। तो मिनरल्स वो होते हैं जैसे कि कुछ भी हो सकता है। मिनरल्स, हर एक चीज़ मिनरल ही है हमारे आसपास जो है। जो हम लोग आटा खा रहे हैं, जो हमारी पेंसिल की निडल में है, ग्रेफाइट है, और हम कुछ भी हमारे आसपास जिस भी चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं वो एक तरह का मिनरल ही है। तो मिनरल की एक डेफिनेशन देखते हैं। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज़ अ मिनरल। मिनरल्स जो हैं वो हैं कि नेचुरली अकर करते हैं, नेचुरली हम लोगों को मिलते हैं, और उनकी एक पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन होती है। मिनरल्स हर जगह इवनली नहीं होते हैं। कोई मिनरल कहीं पर होता है, दूसरी जगह पर वो नहीं होता है, और उनका जो कंसंट्रेशन है वो पर्टिकुलर एरिया में होता है या फिर किसी दूसरी जगह पर भी हो सकता है। दे आर कंसनट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन। जैसे कि रॉक फॉर्मेशन होती है वेरी इग्नियस सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक, हमने पहले पढ़ा था। इन रॉक्स में मिनरल्स मिलते हैं। जो कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो ईजिली एक्सेसिबल होते हैं, और कुछ होते हैं जो बिल्कुल मतलब हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उनको निकालने के लिए। मिनरल्स जो हैं वो मिलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जोग्राफिकल एनवायरनमेंट में और वेरियस कंडीशंस में, और नेचुरली क्रिएट किए जाते विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस के। नेचुरली ये क्रिएट किए जाते हैं। हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि कलर, डेंसिटी, हार्डनेस, केमिकल प्रॉपर्टी सच एज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ में स्पेशली पानी में घुल जाना। जैसे कि अगर आप आटा लेंगे तो वो भी पानी में घुल जाएगा, लाइमस्टोन लेंगे तो वो भी पानी में घुल जाएगा। आप किसी चीज़ का कलर देख के बता सकते हैं कि मिनरल कौन सा है। जैसे कि कॉपर है, वो हमेशा ब्लू कलर का होता है। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, कोई चीज़ में कितना भार है। और हार्डनेस मतलब कोई चीज़ कितनी कैरी है। जैसे कि आप लोहा ले लीजिए, आयरन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो वो भी एक उसकी मिनरल की प्रॉपर्टी है। टाइप्स ऑफ मिनरल्स देखते हैं। मिनरल्स मेनली जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है मेटालिक मिनरल और एक नॉन मेटालिक मिनरल। मेटालिक मिनरल में आते हैं फेरस और नॉन फेरस। फेरस का मतलब होता है आयरन रिलेटेड, नॉन फेरस का मतलब जो आयरन से रिलेटेड ना हो। तो मेटालिक मिनरल्स जो है उसमें रॉ मेटल की फॉर्म में होते हैं। मेटल्स जो हार्ड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, हीट अपने थ्रू पास करते हैं, लश्यर होता है उसमें और शाइन होती है। जैसे कि आयरन ओर हो गया, बॉक्साइट हो गया, मैंगनीज, ये कुछ ओर्स के एग्जाम्पल हैं जो मेटालिक मिनरल्स हम आगे जाके फॉर्म करते हैं। मेटालिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस। तो मेटालिक मिनरल्स जो फेरस होते हैं जैसे कि आयरन ओर हो गया, मैंगनीज और क्रोमेट कंटेन्स आयरन, जिसमें आयरन होता है वो फेरस होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल याद कर लीजिए, MCQs वगैरह में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा फेरस है और कौन सा फेरस मिनरल नहीं है। तो आयरन, मैंगनीज और क्रोमेट्स, ये जो है फेरस मिनरल्स होते हैं। आयरन, मैंगनीज, क्रोमेट्स। और नॉन फेरस मिनरल्स डू नॉट कंटेन आयरन। नॉन फेरस जो होते हैं उसमें आयरन नहीं होता है, मगर दूसरी चीज़ें होती हैं जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर, कॉपर, लेड, ये नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं। फेरस याद कर लीजिए, बाकी सारे इनके अलावा नॉन फेरस होंगे। आयरन, मैंगनीज और क्रोमेट, इनमें आयरन होता है। नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं जैसे कि हमारी लाइमस्टोन हो गया, माइका हो गया, जिप्सम हो गया, और दूसरे मिनरल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ये सारे के सारे हमारे नॉन मेटालिक होते हैं। लाइमस्टोन जो चूना होता है वो लाइमस्टोन होता है। माइका मैं आपको कैसे बताऊँ, मतलब ये समझ लीजिए कि राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा मिलता है, राजस्थान में और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में। तो ये भी याद रखिए कि नॉन मेटालिक मिनरल्स के 2-3 एग्जांपल्स लर्न कर लीजिए, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, जिप्सम, माइका, लाइमस्टोन वगैरह। मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कई तरीक़ों से किया जाता है, जैसे कि माइनिंग हम करते हैं, खुदाई करने के बाद ड्रिलिंग करते हैं और क्वेरिंग करते हैं। तो माइनिंग 2 टाइप की होती है, एक होती है ओपन कास्ट माइनिंग और एक होती है शाफ्ट माइनिंग, फिर ड्रिलिंग और एक क्वेरिंग। तो ओपन माइनिंग क्या होती है पहले हम ये देखते हैं। प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। मतलब जैसे
अर्थ की सरफेस है उसके अंदर मिनरल्स होते हैं और उनको खोद के निकाल लेना उन मिनरल्स को, ये होती है माइनिंग। और मिनरल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर भी हो सकता है कि ईजिली उनको खोद के निकाला जा सके। तो इस टाइप का जो होता है कि ईजिली हम काफ़ी ज़्यादा सरफेस के पास होते हैं और ईजिली हम उनको बाहर निकाल सकते हैं। तो इस टाइप की माइनिंग जो होती है वो ओपन कास्ट माइनिंग होती है। मगर जो बहुत ज़्यादा डीप अंदर की तरफ होते हैं अर्थ के सरफेस में, जिनको हम शाफ्ट्स बोलते हैं, और फिर मिनरल डिपॉजिट्स काफ़ी ज़्यादा डेप्थ्स में लाई करते हैं अंदर की तरफ गहराई में, तो इस टाइप की जो माइनिंग होती है वो होती है शाफ्ट माइनिंग। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो अकर करते हैं वो अर्थ के सरफेस में काफ़ी अंदर की तरफ अकर करते हैं और डीप वेल्स हमें बनानी पड़ती हैं उनको बाहर निकालने के लिए। तो जिस प्रोसेस से नेचुरल गैस और पेट्रोलियम बाहर निकाले जाते हैं अर्थ के सरफेस से, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिलिंग का प्रोसेस। और मिनरल्स जो सरफेस के पास बिल्कुल लाई करते हैं, सिंपली डक करके निकाल लेते हैं, उसको हम क्वेरिंग बोलते हैं। तो क्वेरिंग और ओपन कास्ट में क्या डिफरेंस है? जो मिनरल्स हैं तो थोड़े शैलो डेप्थ्स में और हम उसको निकाल लेते हैं बाय रिमूविंग सरफेस लेयर, ये होता है ओपन कास्ट माइनिंग। और क्वेरिंग का मतलब होता है हमें सिर्फ हल्का सा थोड़ा सा खोदना होता है और वो मिनरल्स हम इजीली अर्थ के सरफेस पे आ जाते हैं, वो थे क्वेरिंग। तो ओपन कास्ट में थोड़ा अंदर डिग करना पड़ता है और क्वेरिंग में हमें काफ़ी ऊपर ही मिल जाते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग टाइप का होता है। इसमें पहले डू यू नो देख लेते हैं। यू कैन ऑलवेज टेल इफ़ अ रॉक कंटेन्स कॉपर बिकॉज देन द रॉक लुक्स ब्लू इन कलर। जैसे मैंने पहले बताया कि आप किसी भी रॉक को देख के बता सकते हैं कि वो कॉपर है या नहीं, क्योंकि कॉपर की जो रॉक होगी वो हमेशा ब्लू कलर की होती है। डिस्ट्रीब्यूशन मिनरल्स का, मिनरल्स जो होते हैं वो वेरियस रॉक्स में अकर करते हैं। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं उसमें क्या क्या मिलता है? उसमें हमें जैसे कि कॉपर हो गया, आयरन हो गया, निकल, क्रोमेट्स, प्लैटिनम, ये सारे के सारे जो मिनरल्स हमें मिलते हैं ये हमें मिलते हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में। और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उसमें मेनली हमें जो यंग फोल्ड माउंटेन्स वाला जो एरिया होता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, उसमें नॉन मेटालिक मिनरल्स हमें मिलते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया और कोल, पेट्रोलियम। जो फॉसिल फ्यूल्स वाले जो मटेरियल होते हैं, जो फ्यूल्स होते हैं, मिनरल होते हैं, वो हमें कहाँ मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है यूपीएससी में कि हमें कौन सी रॉक में कौन से मिनरल्स मिलते हैं। तो दिया गया था कि हमें कोल और पेट्रोलियम किस टाइप की रॉक्स में मिलते हैं, तो हमें वो मिलते हैं किस में? सेडिमेंट्री रॉक्स में। और जो फेरस और दूसरे नॉन फेरस वाले होते हैं, जैसे स्पेशली अगर फेरस की बात करें, आयरन और क्रोमेट्स वगैरह, तो वो किस में मिलते हैं? हमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। इसके एग्जांपल्स हमें दिए हुए हैं, जैसे कि जो आयरन ओर हमें काफ़ी ज़्यादा मिलता है वो आयरन ओर यूरोप में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन भी वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो स्वीडन हो, नॉर्थ स्वीडन में कॉपर और निकल मिलता है हमें ओंटारियो कनाडा में। आयरन, निकल, क्रोमेट्स, प्लैटिनम हमें साउथ अफ्रीका में मिलते हैं। अच्छे एग्जांपल्स है। सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें यंग फोल्ड माउंटेन्स जो होती है, नॉन मेटालिक मिनरल्स जैसे कि लाइमस्टोन मिलता है। कॉकासस रीजन जो है फ्रांस में, एक कॉकासस माउंटेन वाला रीजन पड़ता है, उसमें हमें मैंगनीज डिपॉजिट मिलते हैं, लाइमस्टोन मिलता है, सॉरी, कॉकासस में। मैंगनीज डिपॉजिट जॉर्जिया में मिलते हैं। यूक्रेन फॉस्फेट, और ये सब तो हम पढ़ सकते हैं, लर्न करने वाली चीज़ है कि कौन सा मिनरल कहाँ पे मिलता है, इंपॉर्टेंट भी है। अब हमें कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ना है कि कौन सा मिनरल कहाँ मिलता है। चाइना और इंडिया में बहुत काफ़ी अच्छे लार्ज डिपॉजिट हैं आयरन ओर के, और जो एशिया का कॉन्टिनेंट है वो प्रोड्यूस करता है हाफ ऑफ वर्ल्ड्स टिन। तो टिन काफ़ी ज़्यादा मिलती है कहाँ पर? एशिया में। और चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि लीडिंग प्रोड्यूसर इस मेटल का कौन सा है। तो टिन का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है, हाफ तो है पूरे वर्ल्ड का टिन एशिया में मिलता है, और उसमें भी लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं? चाइना हो गया, मलेशिया, इंडोनेशिया। और चाइना जो लीड करता है प्रोडक्शन में लेड और एंटीमनी और टंगस्टन के भी। एशिया में लार्ज डिपॉजिट है मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक और कॉपर के। अब यूरोप में देख लेते हैं। यूरोप जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का पूरे वर्ल्ड में। लार्ज डिपॉजिट मिलते हैं आयरन ओर के रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस में। मिनरल डिपॉजिट सच एज कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज, निकल, ये भी मिलते हैं यूरोप के नेशंस में। तो ये आप ना देख लीजिए इसमें कि कौन कौन सा कोई इंपॉर्टेंट मिनरल है जो नहीं मिलता हो। जो नहीं मिलता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे एशिया में टिन बहुत ज़्यादा मिलता है, अफगानिस्तान वाले एरिया में टिन काफ़ी मिलता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में आए कि टिन एशिया में मिलता ही नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि ये वाला मिनरल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, इस तरह से करना चाहिए। अब डू यू नो में देख लेते हैं कि स्विट्ज़रलैंड जो है एक कंट्री है यूरोप में, उसमें
अभी तक ये नहीं पता लगा है कि कोई भी वहाँ मिनरल मिलता हो, मतलब स्विट्ज़रलैंड हैज़ नो नोन मिनरल्स डिपॉजिट इन इट, अभी तक नहीं पता लगा है, आगे पता लग जाए वो बात अलग है। और जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं नॉर्थ अमेरिका में वो 3 जोन्स में लोकेटेड हैं, एक है कनेडियन जोन्स में, एक है अपलाचियंस रीजन में और एक है ग्रेट लेक्स वाले रीजन में। ग्रेट लेक जो है वो यूएसए और कनाडा दोनों में डिवाइडेड है, अपलाचियंस मोस्टली यूएसए में पड़ते हैं, तो इन 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। और नॉर्थ अमेरिका में गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर, निकल, काफ़ी सारे मिनरल्स यहाँ पर मिलते हैं। और वेस्टर्न कॉर्डिलेराज में वास्ट डिपॉजिट है कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर के। अब हम आगे देखते हैं साउथ अमेरिका में जो ब्राज़ील है वो हाई ग्रेड आयरन ओर का वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। आयरन ओर के काफ़ी सारे ग्रेड्स होते हैं ना, जैसे हेमेटाइट वगैरह, तो उसमें सबसे जो हाई ग्रेड वाला जो आयरन होता है वो ब्राज़ील उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का। चाइल और पेरू भी जो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं वो कॉपर के हैं। ब्राज़ील और बोलेविया वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं टिन के, तो साउथ अमेरिका में भी टिन मिलती है। और सदर्न अमेरिका हैज़ लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, प्लैटिनम, काफ़ी सारे डिपॉजिट यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर मिलता है, डायमंड भी मिलता है और मिनरल्स काफ़ी सारे फाउंड किए जाते हैं। ऑयल, वेनेजुएला जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल जो मिलता है, सबसे ज़्यादा ऑयल के डिपॉजिट्स वेनेजुएला के पास है। वेनेजुएला साउथ अमेरिका में है। और अर्जेंटीना, चाइल, पेरू, कोलंबिया, इन सब में भी मिनरल ऑयल के डिपॉजिट्स हमें मिलते हैं। अब डू यू नो में एक ग्रीन डायमंड जो है वो रेयरेस्ट डायमंड होता है और ओल्डेस्ट रॉक्स इन द वर्ल्ड आर इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड की जो सबसे पुरानी रॉक्स हैं वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं और उनकी जो डेट है वो है 4300 मिलियन ईयर अगो। ओनली 300 मिलियन ईयर्स आफ्टर अर्थ वॉज फॉर्म्ड। अर्थ जब फॉर्म हुई थी उसके 300 मिलियन ईयर बाद की ही जो रॉक्स हैं वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हमें मिलती है। अब अफ्रीका जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिनरल रिसोर्स कॉन्टिनेंट है। गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, कॉपर बहुत ज़्यादा मिलता है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूड मिनरल्स मिलते हैं। फिर भी यहाँ पे इतनी गरीबी क्यों है? पॉलिटिक्स, उपनिवेश, जो कोलोनाइजेशन इनका हुआ था इस टाइम पे, इनकी आपस की लड़ाइयाँ, तो हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। ये जो है ना, ये अफ्रीका से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि इतने मिनरल्स होने के बाद भी इतनी गरीबी है अफ्रीका में, कू होते रहते हैं। चलिए छोड़िए। तो जो वहाँ पे हैं दूसरे मिनरल्स जो अफ्रीका में मिलते हैं, कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट। ऑयल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। जो नॉर्दर्न अफ्रीका है ना, उसमें ये वाली कंट्रीज़ पड़ती हैं, नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला, तो वहाँ पे ऑयल डिपॉजिट्स भी पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। कि हमें याद रखना है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी किसी कंट्री है या कोई कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया तो एक अपने आप में एक ऐसा कंट्री है जो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में फैली हुई है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का वर्ल्ड में। और यहाँ पे गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टिन, निकल ये भी काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। रिच कॉपर, लेड, जिंक डिपॉजिट है। और कारगोली और कूलग्रेडी जो एरियाज़ है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के, उनमें लार्ज गोल्ड के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। अब एंटार्क्टिक जो है उसमें जियोलॉजिकली एंटार्क्टिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वेल नोन है, मगर हमसे काफ़ी हटा हुआ सा है, कोई ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है वहाँ पे, मगर सिग्निफिकेंट डिपॉजिट्स ऑफ कोल ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स में पाए जाते हैं। और आयरन प्रिंस चार्ल्स माउंटेन ऑफ ईस्ट एंटार्क्टिक पाया जाता है। और बाकी जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, ये सारे के सारे वहाँ पर भी प्रेजेंट हैं एंटार्क्टिक में भी। अगर आपसे जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछ ले कि एंटार्क्टिक में कोई मिनरल नहीं है, तो वो हो जाएगा गलत। एंटार्क्टिक में काफ़ी सारे मिनरल्स हैं, कोल, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल सब वहाँ पे पाया जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रेड आयरन ओर मिलता है। कहाँ पर? झारखंड, उड़ीसा, ये आयरन बेल्ट है। ये मैप में देखना, मैप में इसमें तो है नहीं, 10th क्लास के मैप में दिया हुआ है कि आयरन ओर जो है वो कहाँ पर मिलते हैं। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में आयरन ओर मिलते हैं। बॉक्साइट भी इंडिया में मिलती है, ये भी देख लीजिएगा इंडिया में क्या क्या मिलता है। आयरन मिलता है, बॉक्साइट मिलती है, माइका, कॉपर, मैंगनीज, लाइमस्टोन, गोल्ड, सॉल्ट तो कोस्टल एरियाज में मिलता है। तो यहाँ आयरन कहाँ है हमारा, ये इन वाली स्टेट्स में जो हमने देखा था अभी। बॉक्साइट्स कहाँ है? बॉक्साइट भी बिल्कुल आसपास वाले एरियाज़ में भी है जहाँ पे आयरन मिलता है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, जहाँ आयरन मिलता है ऑलमोस्ट उन्हीं सारी स्टेट्स में ही बॉक्साइट भी मिलता है। माइका जो है कहाँ मिलता है? राजस्थान में, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड में। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है माइका का पूरे
वर्ल्ड में, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा माइका पाई जाती है, पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट भी की जाती है। कॉपर मिलता है राजस्थान। तांबावती जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम था उसमें राजस्थान वाले एरिया को हड़प्पन टाइम्स में तांबावती के नाम से भी जाना जाता था। तो और मैंगनीज़ मिलती है इंडिया में। इंडिया के मैंगनीज़ डिपॉजिट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाले एरिया में है। लाइमस्टोन, मेजर लाइमस्टोन के जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स बिहार, झारखंड, उड़ीसा, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये वाले एरिया में ही काफ़ी सारे मिनरल्स ऑलमोस्ट मिलते हैं। गोल्ड, कोलार वाला जो रीजन है कर्नाटक में, वहाँ पे गोल्ड के डिपॉजिट मिलते हैं, मगर काफ़ी ज़्यादा डीप माइन है तो वहाँ से माइनिंग करना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। इंपॉर्टेंट है कि गोल्ड के डिपॉजिट्स कहाँ मिलते हैं, कोलार में मिलते हैं, कर्नाटक में। सॉल्ट हमने देख लिया था कि इंडिया जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट, वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स है और एक्सपोर्टर है, और कोस्टल एरियाज में सॉल्ट मिलता है। यूजेस काफ़ी सारे होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, जेम्स की इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकता है, ज्वेलरी वाली जो होती है, कॉपर और जो एल्युमिनियम, आयरन है, ये पाइप्स वगैरह में कॉइन्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सिलिकॉन कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, और एल्युमिनियम जो है वो बॉक्साइट से हम लोग लेते हैं। और ऑटोमोबाइल्स, एल्युमिनियम से तो बहुत सारे हमारे बर्तन भी बनते हैं, और काफ़ी सारे व्हीकल्स की बॉडी बनती है, एयरप्लेन्स, बॉटलिंग इंडस्ट्री में, और किचन के कुकवेयर्स बनाने में। कंजर्व करना चाहिए क्योंकि नॉन रिन्यूएबल है, एक बार ले लिया दोबारा नहीं बनेंगे, और कंसंट्रेशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है, इधर उधर बटे हुए होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन बहुत कम होता है, और ह्यूमन कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम लोगों का इनका जो वेस्ट रिड्यूस, मतलब इनको करना चाहिए वेस्टेज को, और इनको रिसाइकिल करना चाहिए, जैसे कि रीयूज़, रिसाइकल और रिड्यूस। रीयूज़ का मतलब है दोबारा यूज़ करना, रिड्यूस का मतलब है कम से कम यूज़ करना, वेस्टेज को कम कर देना, रिसाइकल का मतलब है एक बार यूज़ करने के बाद उसकी फॉर्म चेंज करके उसको दोबारा यूज़ करना। तो थैंक यू सो मच। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आगे हमारा ये है पावर रिसोर्सेज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।